विधि के समस्त छात्रों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और आज एक नए टॉपिक पर मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। डॉक्टर डीपी गुप्ता, बुंदेलखंड कॉलेज, झांसी। तो आज का नया टॉपिक है कंसिडरेशन, प्रतिफल। प्रतिफल की परिभाषा सेक्शन 2D और इससे रिलेटेड अन्य प्रावधान सेक्शन 25 में दिए गए हैं। प्रतिफल का सिंपल अर्थ होता है कि कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ प्रॉमिस। वचन का मूल्य ही प्रतिफल है। वचन के मूल्य का अर्थ यह है कि वचन के एवज में जो दूसरे पक्षकार को दिया जाता है, वचन के बदले में जो दिया जाता है, उसको हम प्रतिफल कहते हैं। एक साधारण एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि मान लिया ए अपना प्लाट 10 लाख रुपए में बेचने के लिए बी से प्रस्ताव करता है। बी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो ये प्रामिज यानी वचन बन जाता है। वचन बन गया तो दोनों वचन एक दूसरे के प्रतिफल हैं, तो करार हो गया और ये करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, तो संविदा हो गई। तो ए ने वचन दिया प्लाट देने का और इस वचन के बदले में बी के द्वारा उसे 10 लाख रुपए मिले, तो ए के वचन का ये प्रतिफल हो गया। बी ने वचन दिया 10 लाख रुपए देने का, इस वचन के बदले में ए के द्वारा दिया गया प्लाट उसके वचन का प्रतिफल है, अर्थात उसके वचन के एवज में जो है उसे प्लाट मिल रहा है। आता है कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ प्रॉमिस, वचन का मूल्य ही प्रतिफल है। दूसरी परिभाषाएं भी कुछ विधि शास्त्रियों ने दिया है, जैसे ब्लैक स्टोन की परिभाषा है कि कंसिडरेशन इज द रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू द अदर। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से करार करता है तो उसके द्वारा दिया गया प्रतिकर वो प्रतिफल है। ब्लैक स्टोन ने और इसको सिंप्लीफाई किया, पोलाक ने इसको और सिंप्लीफाई किया और उसने परिभाषा दी कि कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट। कि प्रतिफल वह मूल्य है जिसके द्वारा दूसरे के वचन को क्रय किया जाता है। ये पोलाक की परिभाषा थी। जो उसने वचन दिया है उसके वचन के बदले मैं उसको क्या दे रहा हूँ, तो ये क्रय करना हो गया, खरीदना हो गया। तो प्रतिफल ऐसा वचन है जिसके द्वारा दूसरे के वचन को क्रय किया जाता है। सेक्शन 2D में इसकी परिभाषा दी है, जो बड़ी परिभाषा है, लेकिन है वो देखने में बड़ी लग रही है, लेकिन सिंप्लीफाइड है कि when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done something or abstained from doing, or does something or abstains from doing, or promise to do something or to abstain from doing, then such act, such abstinence, such promise is known as consideration. तो जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या अन्य व्यक्ति ने कुछ किया है या विरत रहा है, कुछ करता है या विरत रहता है, कुछ करने या विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य, ऐसी विरति या ऐसा वचन प्रतिफल कहलाता है। अब इसके आप एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पर आ जाइए कि प्रतिफल के आवश्यक तत्व क्या है।
तो पहला जब हम परिभाषा यहाँ से शुरू करते हैं कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रामिजर, पहली परिभाषा ये है कि प्रतिफल वो कार्य जो प्रतिफल का रूप धारण करता है वो वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए। मीन्स कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रामिजर। If it is not so, then it will not amount to consideration and hence contract cannot be formed. तो प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए। शुरुआती दौर में दो केस आए, जो एक वचनदाता की इच्छा पर नहीं था तो प्रतिफल नहीं माना गया, और एक वचनदाता की इच्छा पर था जिसे प्रतिफल माना गया तो संविदा मानी गई। पहला केस था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, 1881 का है। इस केस में क्या था कि वादी दुर्गा प्रसाद ने उस जिले के कलेक्टर की इच्छा पर, उसके कहने पर एक मार्केट का निर्माण किया, और जब उसमें दुकानें थीं तो प्रतिवादी बलदेव ने एक दुकान के लिए कहा, और ये कहा कि जितना भी मेरा यहाँ पर सेल होगा उसका 5% कमीशन मैं आपको दूंगा। ये बलदेव ने दुर्गा प्रसाद से किया। दुर्गा प्रसाद ने उसे एक दुकान असाइन कर दी और बिक्री होने लगी, लेकिन बलदेव ने उसे कोई कमीशन नहीं दिया। जब बलदेव ने कमीशन नहीं दिया तो दुर्गा प्रसाद ने उस कमीशन की वसूली के लिए सिविल सूट दायर किया। न्यायालय ने ये कहा कि जो दुकान उसको दी गई है या जो दुकान का जो निर्माण कराया है दुर्गा प्रसाद ने, वो बलदेव की इच्छा पर नहीं कराया गया था। उस दुकान का निर्माण कलेक्टर की इच्छा पर किया गया था। आता है जो कमीशन देने का वचन है वो प्रतिफल नहीं हो सकता, कारण वो वचनदाता की इच्छा पर नहीं था, और जब उसकी इच्छा पर नहीं है तो ये प्रतिफल नहीं है। जब प्रतिफल नहीं है तो संविदा नहीं है, अतः उसे कमीशन देने के लिए आदेशित नहीं किया जा सकता। दूसरा केस था केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, 1886 का, कलकत्ता हाई कोर्ट का। इस केस में ये क्या था कि केदारनाथ एंड पार्टी हावड़ा में एक टाउन हॉल का निर्माण करा रहे थे, और उसके लिए सब मोहल्ला पड़ोस में चंदा ले रहे थे लोगों से। प्रतिवादी गौरी मोहम्मद ने 100 रुपये चंदा देने का वचन दिया। केदारनाथ ने जब उस टाउन हॉल के निर्माण के लिए ठेकेदार को बुलाकर कार्य शुरू करने के लिए कहा तो कार्य शुरू हुआ, और तब उसने गौरी मोहम्मद से कहा कि आपने जो 100 रुपये चंदा देने का वचन दिया है वो आप हमें दीजिए। गौरी मोहम्मद ने देने से मना कर दिया और ये कहा कि मैंने जो 100 रुपये देने का वचन दिया है उसका कोई प्रतिफल नहीं है, और जब प्रतिफल नहीं है तो यह संविदा नहीं है, अतः मैं देने के लिए बाध्य नहीं। तब जाके केदारनाथ ने गौरी मोहम्मद के खिलाफ 100 रुपये चंदा प्राप्त करने के लिए केस दायर किया। न्यायालय ने कहा कि सिद्धांत ये है कि when any act is done at the request of another, then such act or such work is sufficient consideration। जब गौरी मोहम्मद ने 100 रुपये देने का वचन दिया तो इस वचन के बदले में वादी ने टाउन हॉल के निर्माण का कार्य प्रारंभ करवा दिया, और जब कार्य प्रारंभ करवा दिया तो वो 100 रुपये देने के वचन के बदले का ये वास्तविक प्रतिफल है। ये प्रतिफल हो गया, जब कार्य प्रारंभ हो गया तो प्रतिफल हो गया, और जब प्रतिफल हो गया तो गौरी मोहम्मद को आदेशित किया गया कि आप 100 रुपये देने के लिए आदेशित किया गया उन्होंने, 100 रुपये आप उसे दीजिए क्योंकि आपके वचन का प्रतिफल मिल चुका है। तो इस प्रकार से कि कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रामिजर।
प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ खैराती संस्थाएँ होती हैं और खैराती प्रतिफल में क्या होता है कि एक व्यक्ति को फ़ायदा होता है, दूसरे का कुछ उतना इक्विवेलेंट कुछ नुकसान होता है। मीन्स इट इज़ गिविंग द बेनिफिट टू वन पार्टी एंड इट इज़ डेट्रीमेंटल टू द अदर पार्टी। लेकिन जब खैराती संस्थाएँ हैं, जो धार्मिक संस्थाएँ हैं, धार्मिक उद्देश्य के लिए है, खैराती उद्देश्य के लिए जब कोई दान दिया जाता है, तो यहाँ पर यद्यपि ऑफरर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन यदि उसने खैराती संस्था में दान देने का वचन दिया, कुछ पेमेंट करने का वचन दिया है, तो ये माना जाता है कि उसके धार्मिक संस्था यदि वो चल रही है, खैराती संस्था चल रही है, तो इसका चलने मात्र का ये माना जाता है कि उसके वचन का उचित प्रतिफल मिल गया। तो खैराती संस्थाओं को दिया गया कोई भी धन देने का वचन जो है उचित प्रतिफल है। कभी-कभी क्या होता है कि फैमिली सेटलमेंट्स के एग्रीमेंट्स होते हैं। फैमिली सेटलमेंट्स में आप देखते होंगे कि कभी कोई वचन दिया जाता है लेकिन सीधा कोई प्रतिफल नहीं मिल पाता है। लेकिन फैमिली पीस मिलती है, पारिवारिक शांति मिलती है। तो एक केस में न्यायालय ने कहा कि इफ वी आर गोइंग टू बाय द फैमिली पीस देन इट इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। एक केस था CWT वर्सेस हर हाईनेस विजयवा 1979 सुप्रीम कोर्ट में। इस केस में ये हुआ कि जब राजा साहब की मृत्यु हो गई तो उसके 3 उत्तराधिकारी बचे, उनकी पत्नी रानी साहिबा, 2 बेटे। बड़े बेटे को 50 लाख रुपए देना था छोटे बेटे को, लेकिन वो देने से इनकार कर रहा था। तब डिस्प्यूट एराइज हुआ। तो माताजी ने, रानी साहिबा ने कहा छोटे बेटे से कि जो वो देना चाहे ले लो, बाकी की पूर्ति मैं कर दूँगी। तो बड़े बेटे ने कुछ धन दिया, जो बचा तो उसकी पूर्ति रानी साहिबा ने किया। और रानी साहिबा ने कहा कि हमारे परिवार के जो टोटल असेट्स हैं, जो पूरी संपत्ति है, उसमें से इस अमाउंट को डिडक्ट कर लिया जाए, कम कर दिया जाए, काट लिया जाए उससे। जब डिडक्शन के लिए उसमें कहा गया टोटल असेट्स में से, तो ये कहा गया कि इसका कोई प्रतिफल नहीं। तो न्यायालय ने यहाँ ये कहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ये, कि न्यायालय ने कहा कि परचेज ऑफ फैमिली पीस इज आल्सो सफिशिएंट कंसिडरेशन। यदि इस डिडक्शन से हम पारिवारिक शांति ला सकते हैं, तो ये जो शांति खरीदी गई है, ये ही उस डिडक्शन का जो है प्रतिफल है। तो कभी-कभी फैमिली एग्रीमेंट्स होते हैं, फैमिली सेटलमेंट के एग्रीमेंट्स होते हैं और उससे पारिवारिक शांति बनी रहती है, तो ये शांति ही उसका प्रतिफल हो जाती है। यद्यपि मूल्य कुछ ना कुछ उसका होना चाहिए, तो मूल्य है। और कभी-कभी यूनिलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं। यूनिलैटरल एग्रीमेंट्स उसको कहते हैं कि एक व्यक्ति कुछ करता है, रिटर्न में दूसरा ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करता। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा खो गया है, उसने घोषणा की कि जो कोई खोज कर लाएगा, तो वो उसको इनाम देगा। वो खोज कर लाता है या उसकी सूचना दे देता है, तो उसे इनाम मिल जाता है, लेकिन अन्य कोई वो प्रॉमिस नहीं करता है। तो ऐसे यूनिलैटरल एग्रीमेंट्स में भी ऐसे जितने भी करार हैं, तो ये भी माना जाता है कि उसमें सफिशिएंट प्रतिफल है, पर्याप्त प्रतिफल है। तो ये पहला आवश्यक तत्व हुआ। दूसरा आवश्यक तत्व है कि कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन आइदर बाय द प्रामिजी और एनी अदर पर्सन। तो दूसरा आवश्यक तत्व है कि प्रतिफल वचन ग्रहीता के द्वारा या अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है। अन्य व्यक्ति का अर्थ यह है कि 2 पक्षकारों के मध्य संविदा हो रही है, तो वो एक दूसरे को प्रतिफल देते हैं। और यदि किसी एक पक्षकार की ओर से कोई तीसरा प्रतिफल दे रहा है, तो भी वो संविदा वैध मानी जाएगी।
क्योंकि इसमें परिभाषा में साफ-साफ लिखा है कि प्रामिजी आर एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन में बी गिवन बाय प्रामिजी आर एनी अदर पर्सन, वचन ग्रहीता या अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रतिफल दिया जा सकता है। ये 2 शब्द हैं जो 2 डॉक्ट्रिन लेकर पैदा हुए हैं, अर्थात 2 डॉक्ट्रिन्स का उद्भव इन 2 शब्दों से हुआ है, प्रामिजी आर एनी अदर पर्सन। 2 डॉक्ट्रिन वो हैं, एक तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ ये है कि संविदा से अपरिचित व्यक्ति संविदा को लागू नहीं करा सकता। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द टू पार्टीज ओनली and no stranger can intervene. No stranger can enforce this contract other than the parties. कि जिन पक्षकारों के मध्य संविदा हुई है वही पक्षकार एक दूसरे के विरुद्ध इस संविदा को लागू करा सकते हैं, कोई अजनबी नहीं, अपरिचित व्यक्ति नहीं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स नो स्ट्रेंजर कैन इंटरवीन, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। संविदा से अपरिचित व्यक्ति संविदा को लागू नहीं करा सकता। संविदा से अपरिचित का अर्थ ये होता है कि जो संविदा का पक्षकार ना हो उसे संविदा से अपरिचित कहते हैं। दूसरी डॉक्ट्रिन है स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन सू इन इंडिया, स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन नॉट सू इन इंग्लैंड, इन इंग्लिश लॉ। इंडिया में यह है कि स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन सू, प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति संविदा को लागू करा सकता है। इंग्लिश लॉ क्या कहता है कि प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति संविदा को लागू नहीं करा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि इंग्लिश लॉ ये कहता है कि जो संविदा के पक्षकार हैं उन्हीं को प्रतिफल दिया जाना चाहिए, कोई अन्य व्यक्ति प्रतिफल नहीं दे सकता, जबकि इंडियन लॉ की परिभाषा में ही दिया है प्रामिजी आर एनी अदर पर्सन की प्रतिफल वचन ग्रहीता या अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है। इट मीन्स स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन सू, प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति संविदा को लागू करा सकता है। प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति का मतलब यह है कि संविदा का जो पक्षकार है उसकी ओर से अन्य व्यक्ति ने प्रतिफल दिया है, अर्थात संविदा के पक्षकार ने स्वयं प्रतिफल नहीं दिया है, इसे कहते हैं प्रतिफल से अपरिचित। स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन सू in India and stranger to the consideration can not sue in England। ये 2 डॉक्ट्रिन आई, इन 2 शब्दों से उत्पत्ति हुई है, प्रामिजी आर एनी अदर पर्सन। इसकी जो जेनेसिस हम देखते हैं कि ये सिद्धांत कहाँ से उद्भूत हुआ, तो 1677 में डटन वर्सेस पुले का केस आया, जिसमें से तो ये माना गया कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट वाज अलाउड टू सू। इसमें जो है जो संविदा का पक्षकार नहीं है उसे संविदा को लागू करने का अनुमति मिली। ये 1677 में डटन वर्सेस पुले केस आया। इसकी 2 शताब्दी बाद एक और केस आया, उसमें से इस सिद्धांत को उलट दिया गया। इट वाज ओवर रूल्ड इन इंग्लैंड, और वो केस था ट्विडल वर्सेस एटकिंसन 1861 क्वींस बेंच। इस केस में क्या था कि ट्विडल वर्सेस एटकिंसन में कि एक व्यक्ति अपनी लड़की की शादी करना चाहता था। उसने एक लड़का ढूंढा और लड़के के पिता से, लड़की के पिता ने, दोनों ने संविदा की आपस में, लड़की के पिता और लड़के के पिता ने आपस में ये एग्रीमेंट किया कि लड़के को हम कुछ धन देंगे यदि वो आपकी बेटी से शादी करता है। लड़के ने जो है उसकी बेटी से शादी कर लिया, लेकिन लड़की के पिता ने कोई धन उस लड़के को नहीं दिया।
तब उस लड़के ने यानी दामाद ने अपने ससुर के खिलाफ उस धन के लिए ये केस दायर किया। ट्विडल जो है वो लड़का था और एटकिंसन जो है ससुर था, लड़की का पिता था। न्यायालय ने ये कहा कि द एग्रीमेंट वाज मेड बिटवीन द फादर ऑफ गर्ल एंड बॉय। द प्लेंटिफ ट्विडल हैज नॉट मेड एनी एग्रीमेंट विद द डिफेंडेंट। कि धन देने की जो करार था वो दोनों पिताओं के मध्य था। लड़के ने कोई भी करार किसी भी पिता के साथ नहीं किया और जब वो करार का पक्षकार नहीं है तो इस करार को लागू नहीं करा सकता, अर्थात वो धन पाने का हकदार नहीं है। अर्थात ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ स्पष्ट रूप से कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। संविदा संबंध का सिद्धांत, इसका अर्थ है कि संविदा से अपरिचित व्यक्ति संविदा को लागू नहीं करा सकता। ये सिद्धांत पूर्ण रूप से इस केस में परिलक्षित हुआ, जो बाद में लगातार इसको फॉलो किया जा रहा है। और डटन वर्सेस पुले के केस को उन्होंने इसमें उलट दिया और उसमें तो लागू किया था, लेकिन यहाँ जो है उन्होंने कहा कि जो संविदा का पक्षकार नहीं है वो संविदा को लागू नहीं करा सकता। इसके बाद this principle of law was affirmed by the House of Lords in Dunlop Pneumatic Tyre Company versus Selfridge and Company Limited 1951 में। इसकी पुष्टि की गई हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी टायर का निर्माण एवं विक्रय करती थी। डनलप कंपनी ने अपने टायर प्रतिवादी सेल्फ्रिज एंड कंपनी को बेचा और उसमें ये शर्त जुड़ी थी कि इन टायरों की जो कीमत डनलप कंपनी दे रही है इससे कम प्राइस पर टायर नहीं बेचे जाएंगे, और यदि कोई ऐसा कम प्राइस पर बेचता है तो वो $5 प्रति टायर के हिसाब से जुर्माना देगा। तो पहले डनलप टायर कंपनी ने अपने टायर को बेचा ड्यू एंड कंपनी को। ड्यू एंड कंपनी को जो है ये बेचा टायर, और ड्यू एंड कंपनी ने प्रतिवादी सेल्फ्रिज एंड कंपनी को बेचा, और वही शर्त उसने दोहरा दी कि डनलप कंपनी ने जो टायर की प्राइस दिया है इसी पर आपको बेचना है, इससे कम प्राइस पर टायर आप नहीं बेच सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो £5 प्रति टायर के हिसाब से आपको जुर्माना देना पड़ेगा डनलप कंपनी को। सेल्फ्रिज एंड कंपनी ने कम प्राइस पर टायर बेच दिया, अर्थात वो प्राइस से कम जो डनलप कंपनी ने प्राइस लिस्ट दिया था। तब डनलप कंपनी ने सेल्फ्रिज एंड कंपनी के खिलाफ एक केस दायर किया कि ये जुर्माना जो है £5 प्रति टायर के हिसाब से हमें अदा करे, जो उसने इनकार कर दिया था। हाउस ऑफ लॉर्ड ने यह कहा कि द कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन ड्यू एंड कंपनी एंड सेल्फ्रिज एंड कंपनी। Dunlop and Company was not party to the contract. It is stranger. Hence, stranger cannot sue. संविदा से अपरिचित व्यक्ति संविदा को लागू नहीं करा सकता। इस सिद्धांत की पुष्टि हो गई जो ट्विडल के केस में थी, वही यहां हुई। दूसरी बात हुई कि Dunlop and Company has not moved any consideration to the Selfridge and Company, and without consideration there is no contract. तो ये दूसरा सिद्धांत भी इसमें हुआ कि स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन नॉट सू। जिसने स्वयं प्रतिफल नहीं दिया है वो भी संविदा को लागू नहीं करा सकता। तो डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी में दोनों सिद्धांतों की पुष्टि हुई कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स स्ट्रेंजर कैन नॉट सू, और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन कि स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन नॉट सू। दोनों चीजें, ये दो सिद्धांत इसमें प्रतिपादित हुए।
इसके बाद अब आइए इंडिया में क्या पोजीशन है। इंडियन लॉ क्लियरली ये कहता है कि कंस्टिट्यूशन में बी गिवन बाय द प्राइम जी आर एनी अदर पर्सन मीन्स स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन सू, अर्थात प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति प्रतिफल को संविदा को लागू करा सकता है बशर्ते वो संविदा का पक्षकार हो। यानी स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन सू प्रोवाइडेड हिज ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति संविदा को लागू करा सकता है बशर्ते वो संविदा का पक्षकार। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि किसी पक्षकार की ओर, संविदा के किसी पक्षकार की ओर से किसी अन्य ने प्रतिफल दिया है तो भी उस संविदा को लागू करा सकता है। कंडीशन यही है कि प्रतिफल नहीं दिया, लेकिन यदि संविदा का पक्षकार है तो वो संविदा को लागू करा सकता है। केस इसमें था, इंडिया का बहुत अच्छा केस था ये, चिन्नैया बनाम रमैया 1876 मद्रास हाई कोर्ट। इस केस में क्या था कि वादी चिन्नैया प्रतिवादी रमैया का मामा था। रमैया की मां के पास काफी संपत्ति थी, उसने अपनी संपत्ति अपनी बेटी को दान में दी, गिफ्ट की, और उसके साथ ये शर्त रखी कि इस प्रॉपर्टी में से 638 रुपए एन्युटी यानी वार्षिकी मेरे भाई वादी चिन्नैया को देते रहना। बेटी ने उसी समय संविदा कर ली कि मैं 638 रुपए वार्षिकी अपने मामा चिन्नैया को देती रहूंगी। इसके बाद रमैया ने कभी भी अपने मामा को 638 रुपए की वार्षिकी नहीं दी। तब उसके मामा चिन्नैया ने अपनी भांजी रमैया के खिलाफ एक केस दायर किया, सिविल सूट संविदा भंग का, कि इसने संविदा भंग की है, अतः प्रतिवादिनी रमैया को 638 रुपए वार्षिकी भुगतान करने के लिए आदेशित किया जाए। रमैया ने कहा कि मैंने जो 638 रुपए वार्षिकी देने का वचन दिया है ये बिना प्रतिफल का वचन है, और जब बिना प्रतिफल का करार है तो इसको लागू नहीं करा सकता, बिकॉज इट इज हिट बाय सेक्शन 25 एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। बिना प्रतिफल का करार शून्य होता है। इस आधार पर रमैया ने अपना बचाव किया। तो यहाँ न्यायालय को इस केस को इस आधार पर डिसाइड कर देना चाहिए कि कंसिडरेशन में बी गिवन आइदर बाय द प्राइमरी और बाय एनी अदर पर्सन। प्रतिफल वचन ग्रहीता या अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है। तो प्रतिफल जो है उसकी माँ के द्वारा दिया जा चुका था, उसने संपत्ति गिफ्ट में दी थी, तो ये प्रतिफल हो गया था। अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रतिफल हो गया, जब प्रतिफल हो गया तो संविदा वैध है, जब संविदा वैध है तो उसे एन्युटी देने के लिए आदेशित किया जाना चाहिए। लेकिन इस आधार पर न्यायालय ने इसको डिसाइड नहीं किया। न्यायालय मद्रास हाई कोर्ट के 2 जज थे, जस्टिस कैंसले और एक और जज थे मद्रास हाई कोर्ट के। तो पहले जज ने इस आधार पर डिसाइड किया कि मान लिया जब यह संविदा हुई थी संपत्ति के गिफ्ट की, तो यदि प्रतिवादिनी रमैया इनकार करती कि मैं एन्युटी नहीं दूंगी, अपने मामा को 638 रुपए वार्षिकी नहीं दूंगी, तो क्या परिणाम होता कि उसकी माँ 638 के रुपए वार्षिकी देने के लिए उतनी संपत्ति काट लेती। तो उतनी संपत्ति काटना ही रमैया के लिए प्रतिफल हो गया। अर्थात ये बिना प्रतिफल का करार नहीं, प्रतिफल सहित करार है कि उस समय मना करती तो उतनी संपत्ति वो काट लेती, अतः उतनी संपत्ति का नुकसान रमैया को होता। ये नुकसान ही जो है उसके लिए प्रतिफल है, अतः बिना प्रतिफल का करार नहीं है। और दूसरे जज ने जो है इस आधार पर डिसाइड किया कि जब संपत्ति के गिफ्ट की और एन्युटी देने की, ये दोनों वचन जो है एक ही समव्यवहार के भाग है कि संपत्ति को गिफ्ट करना, दूसरा रमैया के द्वारा अपने मामा को 638 रुपए वार्षिकी देने का वचन है। ये दोनों वचन एक ही समव्यवहार के भाग है, और जब दोनों एक ही समव्यवहार के भाग है तो बिना प्रतिफल के कैसे? बिना प्रतिफल का करार नहीं है, अतः ये करार वैध है और इसे जो है लागू किया जाए। तो ये केस 3 आधारों पर है। एक तो इस आधार पर डिसाइड किया जा सकता था
कि प्रतिफल अन्य व्यक्ति दे सकता है तो भी संविदा वैध होगी, जैसे उसकी माँ ने दे दिया था। दूसरा जज ने कहा कि क्योंकि यदि वो इनकार करती तो इतनी संपत्ति काट लेती, तो ये जो नुकसान होता रमैया को, ये प्रतिफल हो गया। और तीसरा ये कि दोनों वचन एक ही समव्यवहार के भाग हैं, अतः प्रतिफल सहित हैं, अतः बिना प्रतिफल का करार नहीं है। इसको भी लागू किया जा सकता था। इसके बाद this principles of law was followed by Supreme Court in MC Chaco versus State Bank of Travancore in 1969। लेकिन ये एब्सोल्यूट सिद्धांत नहीं है, इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ट्रस्ट के केसेस हैं, फैमिली सेटलमेंट्स हैं, स्टिपल हैं। इन सब केसेस में जो है कि वो व्यक्ति भी संविदा को लागू करा सकता है जिसके लाभ के लिए ये संविदा की गई, जैसे ट्रस्ट के केसेस में। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।